गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? बढ़िया हैं। आज हम अपना जो हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है उसका लास्ट टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है? उसके बाद बेटा हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट वहीं से करते हैं जहां हमने कल इसको छोड़ा था। ठीक है, लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर जहां हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। किसके अंदर रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमने क्या किया था, एक डाइपोल को रखा था किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। एंगल कितना फॉर्म होने लग रहा था, थीटा। क्लियर है? एंगल कितना फॉर्म हो रहा था, थीटा। यही सिचुएशन थी, हमने एक डाइपोल को रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कितना एंगल फॉर्म होने लग रहा था, थीटा। डाइपोल की डायरेक्शन -2 प्लस फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड थी कैसी बेटा, यूनिफॉर्म थी। कैसी थी, यूनिफॉर्म थी। तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, टॉर्क जो हमने निकाला था, टॉर्क आया था इसके ऊपर, कितना आया था, P क्रॉस में E। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया था, PE sin थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इतना तो हमने कर लिया था। तो टॉर्क किसके बराबर आ गया था, PE sin थीटा। कहने का क्या मतलब था कि हमने क्या देखा था, इस डाइपोल के ऊपर ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट फोर्स लगेगा, कितना, प्लस का QE। ठीक है, और ये नेगेटिव किसकी तरफ चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव फोर्स की तरफ लगेगा, माइनस का QE। तो उस केस के अंदर हमने क्या देखा था, ये 5 न्यूटन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन। तो इसमें क्या स्टार्ट होगी थी, रोटेशन होगी थी, क्या स्टार्ट होगी थी, रोटेशन। तो उस केस में हमने क्या निकाला था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, PE sin थीटा था। क्लियर है? यही चीज जो हमने देखी थी कि डाइपोल को जब रखा था हमने किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंक्लाइन रखा था, तो ये क्या हो गया था, स्टार्ट घूमना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह वैल्यू कैसी है, फील्ड की सेम, थ्रू आउट कैसी है, सेम है। पूरे स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम है। अब आपको पता लग गया बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला है PE sin थीटा। ठीक है, अब हमें क्या पता है, टॉर्क की वैल्यू चेंज करेगी, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगी, तो आप क्या बोले, क्या थीटा के अकॉर्डिंग क्या करेगी, चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम। डाइपोल हमने एक बार रखा है तो वो भी कैसा है, डाइपोल मोमेंट भी उसका कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों टर्म तो कैसी है, कांस्टेंट है, पर टॉर्क की वैल्यू कैसी होगी, डिफरेंट होगी। किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग चेंज कर जाएगी। क्लियर है? अब करें इसके अंदर स्पेशल केस पढ़ते हैं। स्पेशल केस में हमने क्या बोला, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सबको पता है क्या, टॉर्क कब लगता है, रोटेशन केस में। क्लियर है बात? ठीक है, रोटेशन, जब भी रोटेशन होगी तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स यूज नहीं करते, क्या यूज करते, टॉर्क का। अब मैं कह रहा हूं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। ठीक है, कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है वही किसकी है, डाइपोल की है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट की है। तो क्या ये रोटेट करेगा, एक बात बताओ, जी डायरेक्शन के अंदर हमारी फील्ड है, उसी डायरेक्शन के अंदर डाइपोल है, तो आप क्या बोलोगे, रोटेशन करेगा ही नहीं। इसको जरूरत ही नहीं रोटेशन करने की। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल है। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, क्या व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क कितना आ गया, sin 0, तो पूरी क्वांटिटी क्या बनेगी, 0, तो टॉर्क किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा तो उस केस के अंदर रोटेशन नहीं होगी डाइपोल के अंदर। क्लियर है बात? ये कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये बात समझ आती है? ठीक है, ये कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। इस कंडीशन को हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा ध्यान रखना, ये पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या भी बताता हूं मैं आपको। उसके बाद व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना है, 90 का क्या मतलब है, पहले 0 डिग्री था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। अगर 90 है तो हमें पता है डाइपोल किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। पता है ना, फील्ड क्या करेगी, डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी। और जब वो कोशिश करेगी तो इस केस में रोटेशन हुआ या नहीं हुआ, तो आपको दिखने लग रहा है बहुत अच्छे से कि ये क्या हो गया, रोटेट हुआ। अगर रोटेट हुआ इसका मतलब क्या लगा, इसके ऊपर टॉर्क लगा है, और वो टॉर्क की वैल्यू आई कितनी है, टो इज इक्वल टू PE sin थीटा। थीटा है कितना, 90, sin 90 कितना, 1। तो इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर आ गई, प्लस का PE। क्लियर है? और ये टॉर्क की वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम। कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है,
थर्ड सिचुएशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 का मतलब समझ आता है जी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंगल कितना बढ़ गया दोनों के बीच में 180 डिग्री। 180 का एंगल बन गया तो उस केस में हम क्या देखेंगे, साइन 180 कितना होता है 0, तो टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के बराबर। टॉर्क किसके बराबर आ गया हमारा 0 के बराबर आ गया। टॉर्क 0 का मतलब क्या है कि रोटेट नहीं करेगा, ये एज इट इज रहेगा। ध्यान रखना बेटा, ध्यान से सुन लेना इस चीज को। क्या अगर ये 180 डिग्री के ऊपर होगा ना तो उस केस में डायपोल के अंदर कोई भी रोटेशन नहीं होगी, एज इट इज रहेगा। क्लियर है। टॉर्क कितना 0, टॉर्क 0 का मतलब घूमेगा नहीं घूमेगा, तो हम क्या बोलेंगे टॉर्क की वैल्यू क्या है 0। इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका क्या नाम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको समझ आ गया क्या कि जो टॉर्क है ना उसकी वैल्यू क्या होती रहती है चेंज। ध्यान रखना, अगर मैं कहूं या उसके बाद एंगल 270 के ऊपर आप क्या बोलोगे साइन 270 -1, तो कितना आ जाएगा टॉर्क -PE आ जाएगा। अब जो मेन चीज है बेटा उनके ऊपर फोकस करो, ठीक है। मेन चीजों का क्या मतलब है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्या ये रोटेट करेगा, तो आप बोले नहीं करेगा, भाई जरूरत ही नहीं रोटेट करने की, तो हम क्या बोलेंगे क्या टॉर्क की वैल्यू कितनी 0। अगर मैं कहूं कि थोड़ा सा इंक्लाइंड है, आप बोलोगे सर एंगल बताओ तो हम टॉर्क की वैल्यू बता देंगे। आप क्या बोले एंगल बताओ तो हम किसकी वैल्यू बता देंगे टॉर्क की। बोला 30 डिग्री आप टॉर्क की वैल्यू बता दोगे, मैं बोला 45 डिग्री आप टॉर्क की वैल्यू बता दोगे। ये बात समझ आती है ना, ठीक है ना। और मैक्सिमम रोटेट कब करेगा जब कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है। इसको 0 डिग्री की कंडीशन को हमने क्या बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको हमने क्या बोला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दोनों चीजों के ऊपर जरूर फोकस करना। आई होप के थीटा के अकॉर्डिंग आपको पता लगे टॉर्क की वैल्यू क्या होती है चेंज। क्लियर है। टॉर्क का मतलब क्या है रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम कब जब 90 डिग्री। स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं किसके बारे में, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। हम किस चीज को स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं और किसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि ये डस्टर है मेरे हाथ के ऊपर है, क्लियर है बात, तो कैसा है स्टेबल है, कैसा है स्टेबल है। इक्विलिब्रियम बेटा दो टाइप के बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं। कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये चीज अपनी जगह के ऊपर ही, ठीक है, हमने ये लिया डाइपोल अपनी जगह के ऊपर क्या करने लग रहा है रोटेट करने लग रहा है। क्या करने लग रहा है रोटेट। क्या ये मूव कर रहा है, क्या ये चलने लग रहा है, सिर्फ क्या करने लग रहा है रोटेशन करने लग रहा है। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कौन से, ना ये लेफ्ट जा रहा ना ये राइट जा रहा, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ जो हमारा लीनियर मोशन है ना वो इक्विलिब्रियम है पर रोटेशनल होने लग रहा है। रोटोट की तो वैल्यू है कुछ ना कुछ, पर लीनियर वो जो मोशन है वो कितना है 0 है। अब सेकंड कंडीशन में देखो ये लीनियर तो चलने लग रहा है पर रोटेशन नहीं होने लग रहा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे हमारा क्या है कि लीनियर मोशन होने लग रहा है पर रोटेशनल क्या है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। किसमें है इक्विलिब्रियम में है, रोटेशन नहीं होने लग रहा, ठीक है। इसमें क्या था हमारा लीनियर इक्विलिब्रियम था और ये हमारा कौन सा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कि रोटेशन के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं ना वो एक दूसरे को क्या करने लग रहे हैं कैंसिल आउट कर रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है लीनियर मोशन होने लग रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मैं आपको कह दूं ये चीज एज इट इज खड़ी है, ये चीज एज इट इज खड़ी है, तो क्या ये रोटेट करने लगे नहीं करने लग रही, तो इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या ये लीनियर मोशन में जाने लग रही नहीं जाने लग रही, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे लीनियर भी इक्विलिब्रियम है और रोटेशनल भी इक्विलिब्रियम है, तो हम क्या बोलेंगे ये किसमें है नेट इक्विलिब्रियम में है। इसके ऊपर क्या है दोनों इक्विलिब्रियम है, लीनियर इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, स्टेबल चीज को हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये भी कैसा है इक्विलिब्रियम में है, ये भी कैसा है इक्विलिब्रियम में है स्टेबल है। ये भी क्या है इक्विलिब्रियम में है, ये भी कैसा है स्टेबल है। ये बात समझ आ रही है, ये भी इक्विलिब्रियम ये भी इक्विलिब्रियम। क्लियर है, ठीक है। अब मैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताऊंगा आपको। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब मैंने इसको कर दिया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव, और जैसे ही छोड़ रहा हूं तो क्या आ गया दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। कहां आ गया दोबारा, मैंने इसको डिस्प्लेस किया छोड़ते दोबारा कहां आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। मैंने इसको डिस्प्लेस किया छोड़ते ही कहां आ गया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो हम इसको क्या बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दोबारा ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या था इक्विलिब्रियम था, मैंने क्या किया इसको डिस्टर्ब कर दिया,
और अब मैं वो हटा रहा हूं, आप क्या देख रहे हो कि अपनी दोबारा पोजीशन को अचीव नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करने लग रहा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जब हमने उसको डिस्टर्ब किया ना तो अपनी पोजीशन में दोबारा नहीं आया। और ऐसा इक्विलिब्रियम कि जब हमने इसको डिस्टर्ब किया तो दोबारा अपनी पोजीशन में आ गया, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब एंगल 0 डिग्री था तो मैंने इसको क्या बोला था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला था इसको मैंने, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया, पर जैसे ही फोर्स हटाया दोबारा कहां गया, फील्ड के अलोंग हो गया डाइपोल। ठीक है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। केस नंबर 2, जब हमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो हम क्या देखेंगे, अपनी पोजीशन में, इस वाली पोजीशन में नहीं आता। ठीक है, जब हमने इसको डिस्प्लेस किया ना थोड़ा सा, तो हम क्या देख रहे हैं, अपनी दोबारा उस पोजीशन के अंदर नहीं गया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब किया दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, डिस्टर्ब किया दोबारा उसी पोजीशन में आ गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हमने डिस्टर्ब किया पर ये दोबारा ऐसे नहीं गया, ऐसे हो गया। ये बात समझ आती है। तो हम क्या बोलेंगे, हमने आपको क्या ध्यान रखना है, एक हमारे पास क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री के ऊपर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसके ऊपर, 180 डिग्री के ऊपर। क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये सारा का सारा फंडा किसका था, टॉर्क का था। ठीक है, क्या कि जब हमने एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हमने क्या देखा, जहां पॉजिटिव चार्ज था वो तो फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हम इसको अगर टिल्ट करके रखेंगे तो मूव कर जाएगा फील्ड के अलोंग। हमने और टिल्ट किया, ज्यादा टॉर्क हो गया, और ज्यादा टिल्ट कर दिया और ज्यादा टॉर्क हो गया। तो जो ये रोटेशन होने लग रहा है ना, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। और हम क्या देखने लग रहे हैं, पीई साइन थीटा टॉर्क का मतलब टॉर्क की वैल्यू चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग। और ये लाइन मैं आपसे पूछूंगा अभी बाद में। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं फाइनल एग्जाम में भी। अब हम कर रहे हैं इसको रब। ठीक है, और उसके बाद हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा हमारा, वर्क डन का। ठीक है, इसका पढ़ेंगे हम वर्क डन का। क्या टॉपिक है बेटा, कि जब हम एक डाइपोल को, किसको, डाइपोल को, या हमारे पास का इलेक्ट्रिक फील्ड, या हमारे पास का इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। यहां हमने क्या रख दिया है, डाइपोल। ये क्या है हमारे पास, डाइपोल एंगल कितना फॉर्म करने लग रहा है, थीटा। डाइपोल मींस -q टू +q। हमारे पास क्या आ गया, लेंथ कितने इसके बीच में, 2l, पता है ना, l और l। ठीक है ना, तो लेंथ कितनी आ गई, 2l आ गई। तो हमें क्या चीज निकालनी है, हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन किस केस में आता है, जब लीनियर मोशन होता है। पर यहां तो कौन सा मोशन होगा, आपको पता है ना कि जब डाइपोल को रखेंगे फील्ड में तो ये तो रोटेट करेगा। क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो कौन सा मोशन आ जाएगा, रोटेशनल मोशन। कौन सा आ जाएगा, रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में वर्क डन कैसे निकालते हैं देखते हैं अभी हम। ठीक है, अब एक चीज बताओ पहले मेरे को कि ये कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि जब ये डाइपोल रखा जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, फील्ड के पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है तो एक बात बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला तो आप क्या बोले, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या किया, r से मल्टीप्लाई कर दिया, r से डिवाइड कर दिया, r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड। F इंटू r होता क्या है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो आप क्या बोले, टॉर्क। क्लियर है, r बाई में रेडियस होता क्या है, थीटा। क्या होता है, थीटा। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास आ गया रोटेशनल मोशन का वर्क डन आ गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया, रोटेशनल मोशन का वर्क डन। क्या आ गया हमारे पास, रोटेशनल मोशन का वर्क डन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो वर्क डन ही तो निकालना है हमें। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है, इससे जस्ट पहले वाला था, हमने पढ़ा था वर्क डन टॉर्क का फॉर्मूला P E sin थीटा। क्लियर है, अभी हमने क्या पढ़ा है, टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है, P E sin थीटा। क्लियर है, अब एक बात बताओ, क्या टॉर्क की वैल्यू सेम रहती है हर जगह, क्या टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी। अब अगर मैं आपको एक चीज बोल दूं, क्या अभी मैंने क्या बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू टाउ थीटा, टाउ थीटा। अब आपको क्या चीज दिखने लग रही है, जब थीटा की वैल्यू तो हर पॉइंट पे क्या होने लग रही है, चेंज।
थीटा की वैल्यू कितनी है 30, 45, 90। ये बात समझ आ रही है कि थीटा की वैल्यू क्या होने लग रही है, चेंज होने लग रही है। अगर थीटा चेंज होने लग रहा है तो कंफर्म है कि टाउ की वैल्यू भी क्या होने लग रही है, चेंज। टाउ की वैल्यू भी क्या होने लग रही है, चेंज। इसका मतलब अगर यहां से यहां आएगा तो वर्क डन की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी, अगर यहां से सिर्फ इतना जाएगा तो वर्क डन की वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर यहां से डाइपोल मूवमेंट ऐसे मूव करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन की वैल्यू डिफरेंट होगी। ये बात समझ आ रही है। आप थीटा चेंज कर दो तो वर्क डन भी क्या होने लग रहा है, चेंज होने लग रहा है। टॉर्क की वैल्यू क्या होने लग रही है, चेंज होने लग रही है। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं अपना स्टैंडर्ड। क्या निकालना चाहते हैं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। हमने क्या किया, हमने माना कि भाई टॉर्क की वैल्यू तो चेंज होने लग रही है, जैसे ही थीटा चेंज करोगे टॉर्क क्या होने लग रहा है, चेंज। थीटा की वैल्यू चेंज कर दो टॉर्क की वैल्यू क्या होने लग रही है, चेंज, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, PE sin थीटा। थीटा चेंज, टॉर्क चेंज। हम क्या चाहते हैं कि इस थीटा के ना बहुत छोटे छोटे सेगमेंट बना ले, इस थीटा के बहुत छोटे छोटे क्या बना ले, सेगमेंट। और एक सेगमेंट कितना है, d थीटा। ये d थीटा हमने वो छोटा सा सेगमेंट माना है जब टाउ की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम। क्लियर है बात। ये d थीटा हमने वो छोटा सा सेगमेंट माना है जब टॉर्क की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, हम बोले भाई ये d थीटा छोटा सा सेगमेंट है जब टॉर्क की वैल्यू कैसी है, सेम। तो हम बोले ठीक है, बहुत सारे d थीटा कन्वर्ट कर दो और कौन सा मेथड यूज करो, कैलकुलस का। इंटीग्रेशन कर देंगे फिर हम इसका। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम बोले d थीटा के लिए d थीटा के लिए वर्क डन निकालते हैं। d थीटा कंप्लीट एंगल 90 था, सपोज करो। हमने छोटा सा एंगल कितना मान लिया, 1 डिग्री मान लिया। कितना मान लिया, 1 डिग्री। 90 पे वर्क डन कैसा होगा, ज्यादा। अगर 1 डिग्री की बात करूंगा तो 1 डिग्री पे वर्क डन कैसा होगा, कम होगा। तो 1 डिग्री कम माना है तो वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, थीटा में क्या कर दिया, कम। जब टॉर्क की वैल्यू कैसी होगी, सेम। एंगल क्या हो गया हमारा, स्मॉल। क्लियर है बात। ठीक है, कि एंगल हमने क्या लिया, ये स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल किया तो डाइपोल काम भी कितना करेगा, स्मॉल करेगा। एंगल कितना, d थीटा। एंगल कितना, d थीटा। तो हमें पता वर्क डन 90 के अकॉर्डिंग तो ज्यादा था। अगर एंगल ही हमने स्मॉल लिया है, एंगल ही हमने स्मॉल लिया तो वर्क डन भी कैसा होगा, एंगल स्मॉल तो वर्क डन भी कैसा, स्मॉल। और ये वो स्मॉल एंगल है जिसके लिए टॉर्क की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम। क्लियर है बात। ठीक है, तो टॉर्क कैसा आ गया, सेम। ठीक है, कांस्टेंट। तो उस केस में अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हमें dw चाहिए, नहीं, हमें तो क्या चाहिए, कंप्लीट वर्क डन चाहिए। हमें तो कंप्लीट वर्क डन चाहिए। तो ठीक है, हम बोले किसका यूज करते हैं, कैलकुलस का। कैलकुलस का मतलब हमने क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन dw, और इसका क्या करते हैं, थीटा 1 से लेके थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 टाउ d थीटा। अब dw का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, w आ जाएगा। और टाउ का फॉर्मूला पुट करो इसके अंदर, थीटा 1 टू थीटा 2। टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा d थीटा। क्लियर है बात, PE sin थीटा d थीटा। अब आपको पता है कि आप P के फॉर्मूले में थीटा आता है, नहीं आता तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। E के फॉर्मूले में थीटा नहीं तो E भी कहां जाएगा, बाहर। तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू PE आ गया बाहर, इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, और हमारे पास क्या आ गया, ये sin थीटा d थीटा। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन, जो कंप्लीट वर्क डन है वो किसके बराबर आ गया, PE sin थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा। इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस कोस थीटा थीटा 1 टू थीटा 2, इनिशियल एंगल फाइनल। क्लियर है बात। ठीक है, उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, हमारे पास PE। अंदर क्या गया करो, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा 2 माइनस 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 कोस थीटा 1 माइनस माइनस कोस थीटा 1, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कोस थीटा 1। क्लियर है बात। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू PE। ये टर्म पॉजिटिव है cos थीटा 1 की, तो इसको पहले लिख लिया हमने, और माइनस cos थीटा 2 ये लिख दिया बाद में। तो वर्क डन हमारे पास किसके बराबर आ गया, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, वर्क डन आ गया। ठीक है, दोबारा देखो क्या चीज है, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया, ठीक है, अगर थोड़ा सा एंगल है तो वर्क डन ये घूमना तो पड़ेगा, इसको रोटेशनल मोशन के अंदर वर्क डन करना पड़ेगा, तभी तो इसी डायरेक्शन में होगा। वर्क डन तो हुआ जब तो ये मूव हो गया। ठीक है, अब एक ऐसे रखा है, अब बताना ऐसे ज्यादा घूमना पड़ेगा या ऐसे
कैसे? तो आप क्या बोल रहे सर जब एंगल ज्यादा होने लग रहा है, जब ज्यादा घूमना पड़ेगा इसको, ये बात समझ आ रही है? तो यही वर्क डन हमें निकालना है कि कितना घूमना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो वो वर्क डन कैसे निकाले? वर्क डन का फॉर्मूला हम लीनियर मोशन में क्या बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर यहां तो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल है तो हमने क्या करा, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड, क्या बनेगा tau इनटू थीटा। अब हम क्या बोले कि टॉर्क की वैल्यू तो हर बार क्या होने लग रही है, चेंज होने लग रही है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि हमने एक छोटा सा थीटा ले लिया जब टॉर्क की वैल्यू चेंज नहीं होती, कैसी होती है, सेम। तो हमने क्या किया, अगर स्मॉल थीटा लिया तो वर्क डन भी कैसा होगा भाई, एंगल कैसा लिया है, अगर स्मॉल लिया है तो वर्क डन भी कैसा होगा, थोड़ा सा तो होगा। तो उस केस में हमने क्या किया कि स्मॉल थीटा, वर्क डन भी स्मॉल होगा। ये थीटा वो है जब टॉर्क की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। हमने क्या किया, हमें तो कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया। बेटा इसको उतार लेना, मैं इसको कर रहा हूं रब, ठीक है। हम निकाले वर्क डन कितना करना पड़ता है। अब देखो ध्यान से, अब जो मैं कंडीशन बताऊंगा वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क डन P E cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब ये हमारा होता है वर्क डन। ये एंगल कौन सी होती है, इनिशियल पोजीशन, और ये हमारी कौन सी होती है, फाइनल पोजीशन, थीटा 2। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये सबसे मेन चीज है। अगर मैं आपको कह दूं क्या वर्क डन निकालना है आपको, ठीक है, PE, अब मैं कह दूं कि इस कंडीशन में, इस कंडीशन के अंदर बताओ कि थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, तो आप क्या बोलोगे, 0 डिग्री। ये बात समझ आ रही है, कितना है थीटा, 0 डिग्री है, ठीक है। अब हमें स्टैंडर्ड पता लग गया, इनिशियल, हम ना बार बार इसको इनिशियल मान रहे हैं, ठीक है। क्या मान रहे हैं इसको, इनिशियल मान ले। अगर इसको इनिशियल मान लिया तो आपको पता है थीटा 1 कितना बन जाएगा, cos 0 माइनस cos। अब एक चीज मैं आपको बोलता हूं, इनिशियल तो कितना है, 0 है। फाइनल एंगल आपकी मर्जी है 30 मानो, फाइनल एंगल आपकी मर्जी है 60 मानो, फाइनल एंगल 90 मानो, फाइनल एंगल 180 मानो, फाइनल एंगल 270 मानो, आपकी मर्जी है। इनिशियल हमने कितना मान लिया, 0। इनिशियल कितना मान लिया, 0 मान लिया। क्लियर है बात, ठीक है। मैं कह दूं 90, इसका क्या मतलब है कि 0 से 90 तक, जब ये होगा 90 से ऐसे आएगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जब ये ऐसे आएगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 45 से 0 बनेगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हमने क्या मान लिया, फाइनली थीटा, फाइनल एंगल कितना मान लिया, थीटा। अब सबको पता है कि अगर मैं कहूं cos 0 होता कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 1 माइनस cos थीटा। ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, फाइनली वर्क डन का। ये फाइनल किसका फॉर्मूला आ गया, हमारा वर्क डन का। अब कैसे क्वेश्चन करोगे इसके न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कैसे करोगे, उसने क्या चीज बोली, उसने बोला कि ये बताओ 90 डिग्री से लेके, ठीक है ना, 90 से लेके 0 डिग्री तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये हमारे पास डाइपोल ऐसे सेट था, क्लियर है। ये डाइपोल ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, तो इसको घूमना पड़ेगा, घूमना पड़ा तो वर्क डन तो करना पड़ा कुछ ना कुछ। तो कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, चलो मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। ये यहां था, हमारा क्या बन गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हमारा क्या बन गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। मैं आपको कह दूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही, ठीक है, इसको आने में कितना वर्क डन करना पड़ा, क्या ये घूमने, अगर मैं कह दूं कि डाइपोल ऐसे ही रखा था फील्ड की डायरेक्शन में ही, फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा है, तो बताओ कितना घूमेगा, तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है, रोटेशन थोड़ा होगा, रोटेशन तो जब होता जब फील्ड से कुछ एंगल फॉर्म करता तो फील्ड क्या करती, इसको अपनी डायरेक्शन में लेके आती, पर अब ये रखा ही ऐसे है, तो हमने क्या देखा, वर्क डन कितना बनेगा, 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। मैंने क्या बोला है कि इस केस में बताओ वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशन हमारी कौन सी है, 1 माइनस में cos थीटा। थीटा कितना बोला कि इसके अलोंग ही, तो आप क्या बोलोगे, कितना बन जाएगा, 0। cos 0 कितना बन गया, 1 माइनस 1 कितना बन गया, 0। तो वर्क डन फील्ड के अलोंग ही कितना करना पड़ेगा, 0। क्लियर है भाई, कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड के अलोंग है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, बोलोगे 0 करना पड़ेगा। कोई ये टिल्ट थोड़ा है, ठीक है, ये कोई टिल्ट नहीं है, ठीक है।
तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, वर्क डन की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, वर्क डन 0 करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं बेटा कि वर्क डन बताओ जब डाइपोल कितने एंगल पे था, 90 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने पे होगा, 90 पे, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, कब, 90 डिग्री की बात करो, ये किसकी बात कर रहा था मैं, 0। स्टैंडर्ड ये रहा हमारा, क्लियर है बात। आप फॉर्मूला पुट करो PE1 स्टैंडर्ड माइनस, अब की बार हमने क्या बोला है कि एंगल है कितना, 90, तो ये कौन सा फाइनल एंगल कितना रख दोगे, cos 90, cos 90 रखते, cos 90 कितना होता है, 0, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें, PE प्लस का PE। ये बात समझ आ रही है, जब ऐसे ही था तो हमें कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ा, ठीक है, कितना, 0 वर्क डन। जब ये ऐसे था तो वर्क डन भाई घूमा और घूम के कितना वर्क डन करना पड़ा, प्लस का PE, मैक्सिमम वर्क डन होता है। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं क्या, जब एंगल बन गया 180, कितना बन गया, 180 समझ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल, उस केस में वर्क डन निकालो, उस केस में वर्क डन निकालो, तो आप क्या बोले, फॉर्मूला है क्या हमारा वर्क डन का, स्टैंडर्ड, ये ना, तो PE क्या जाएगा, 1 माइनस cos 180 कितना होता है, cos 180, तो आप क्या बोलोगे, cos 0 हमारे पास कितना होता है, cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1, तो क्या जाएगा, -1, माइनस क्या बन जाएगा, +1, तो 180 के केस में वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 2PE। ये बात समझ आती है कि अगर हमें वर्क डन करवाना है तो कितना करना पड़ेगा, इसको घूमने के लिए, दोबारा फील्ड की डायरेक्शन में आने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2PE करना पड़ेगा। ये बात समझ आई, हमने क्या निकाला है, वर्क डन। बेटा समझ आ रही है बात, क्या बोल रहा हूं मैं, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, वर्क डन निकालना है, तो उस केस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, वर्क डन का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने बना लिया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया। अब उसके बाद जब भी वो बोले ना कि भाई 30 डिग्री से फील्ड की डायरेक्शन में लाने के लिए वर्क डन बताओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट कर दोगे। अगर मैं कहूं यहाँ पे 270 रख दे, कितना रख दे, 270, 360, कुछ भी वैल्यू आ जाए तो आप क्या निकाल सकते हो वहां से बेटा, वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, आप वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, दोबारा सुनो, हमने किसका एक्सप्रेशन निकालना है, डाइपोल किसमें रखा था, फील्ड के अंदर। ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन दोबारा इसको फील्ड की डायरेक्शन में लाने के लिए। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, एंगल के ऊपर डिपेंड करने लग रहा है। हमने वर्क डन का निकाला एक्सप्रेशन, और ये क्या बना लिया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया इसका। स्टैंडर्ड के बाद ध्यान से देख लो कि यहां थीटा जितना ही बोले ना कि क्या है कि 60 से, वो क्वेश्चन के अंदर बोलेगा, क्या बोलेगा कि फील्ड की डायरेक्शन में लाना है हमें डाइपोल को, और एंगल कहां पे है, 60 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, यहां 1 माइनस 60 रख दोगे। और वो बोल देगा 30 डिग्री है, तो क्या करोगे, 1 माइनस 30। वो बोल देगा 90 है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, 1 माइनस यहाँ पे 90 रख दोगे। वो बोलेगा 180 है, 270 है, ये बात समझ आ रही है। तो यहां से हमारा किसका कंसेप्ट आ गया, वर्क डन का आ गया। अब बेटा मैं कर रहा हूं इसको रब, ठीक है, पर ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। ठीक है, वर्क डन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, बुक के अंदर चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो ये कंडीशन कहां से ले ली, 0 डिग्री से ले ली, हो सकता है वो 90 से ले ले, क्लियर है। अगर 90 करेंगे यहाँ तो उस केस में यहाँ, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप देख लो बुक से जब पढ़ोगे, अगर उसमें चेंज हो तो घबराना मत, ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब ये हमारे पास क्या आ गया, किसका कंसेप्ट आ गया, वर्क डन पढ़ लिया हमने क्या क्या पढ़ा है, टॉर्क पढ़ा है हमने, वर्क डन पढ़ा है। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, क्या जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है उसके पास क्या होती है, एनर्जी, क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन के कारण होती है ना, क्लियर है। तो जब डाइपोल को फील्ड में रखते हैं तो उसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और वो एनर्जी होती कितनी है, ध्यान से देखना, ठीक है, वो एनर्जी कितनी होती है, तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है बात, ठीक है। अब मैं एक बार 10 स्टैंडर्ड में जाता हूं, आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला था क्या, पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। हमें इस पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठा के कहां लेके जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां लेके जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर है बात, ठीक है।
ये इंफिनिटी पे है, तो इस फील्ड के कारण कितना इफेक्ट होगा? कोई फोर्स लगेगा तो आप बोलोगे जीरो। ये तो बहुत है, दूर है ये पॉजिटिव चार्ज, भाई इसकी डेंस से बहुत इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, तो हमें पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, बोले जीरो लगा रहा है। ठीक है, मैं बोला अगर मैं इस पॉजिटिव को उठा के यहां लेके आ जाऊं, इस पॉजिटिव को उठा के यहां लेके हम आगे, तो क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू ई, भाई प्लस का चार्ज इंटू में हम किसके ऊपर लेके आगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आगे। क्लियर है बात? जितना हमने इसके ऊपर वर्क डन किया वही यहां जाके वो स्टोर हो जाएगा वर्क डन, किसकी तरह? एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ आ रही है? ध्यान से सुनना मेरी बात दोबारा। भाई जब कोई पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी पे है तो इस फील्ड के कारण इसके ऊपर कितना फोर्स? तो आप बोलोगे जीरो। क्लियर है? कितना है? जीरो है। फोर्स कितना है? अभी जीरो है। जब हम इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के फील्ड के अंदर लेके आ गए, पॉजिटिव है, फील्ड क्या करेगी? अपोज करेगी। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? हमें वर्क डन करना पड़ रहा है इसके ऊपर, हमें क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है इसको फील्ड में रखने के लिए। ठीक है, फील्ड में रखने के लिए वर्क डन करना पड़ा, और जो वर्क डन किया वो इसके अंदर किसकी तरह स्टोर हो गया? एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहीं से हम एक नेगेटिव चार्ज को उठा के लेके आए और यहीं पे रख दिया हमने उस नेगेटिव चार्ज को भी। क्लियर है? पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड क्या करेगी? इसका अपोज करेगी। फील्ड क्या करेगी? भगाएगी। पॉजिटिव को खींचने लगेगी, इसको दूर भगाएगी। अब हमें पता है जब ये इंफिनिटी पे था नेगेटिव, तो इस फील्ड के कारण कितना फोर्स था? जीरो था। पर जब हम इसको लेके आ जाएंगे फील्ड के अंदर तो फील्ड इसको दूर भगाएगी। क्लियर है? अगर हम इसको यहां पकड़े रखेंगे तो हमें क्या करना पड़ रहा है? कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? कुछ ना कुछ वर्क डन। और वो वर्क डन जब हम इसको पकड़े रखेंगे, वो वर्क डन किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी की तरह, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? माइनस U2। क्लियर है बात? पॉजिटिव की पोटेंशियल एनर्जी प्लस U1 और नेगेटिव की पोटेंशियल एनर्जी माइनस U2। क्या कर देंगी? एनर्जी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। क्लियर है? अब मैं आपको कह दूं, क्या बताऊं नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इनके पास, तो आप क्या बोलोगे? जीरो। जितनी पॉजिटिव के पास थी उतनी नेगेटिव के पास है। ठीक है, अब मैं बोला अगर हमें इस पॉजिटिव नेगेटिव का डाइपोल बनाना है तो सेपरेशन तो होना चाहिए। अभी तो हमने एक ही पॉइंट के ऊपर रख दिया इन दोनों को, तो हम बोले ठीक है पॉजिटिव को और दूर लेके चले जाओ। पॉजिटिव को और दूर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? डाइपोल बन जाएगा ये। तो इस नेगेटिव को उठा के हम यहां तक लेके गए, नेगेटिव को उठा के लेके पहले यहीं तक लेके पॉजिटिव तक, लेकिन अब हमने क्या किया? इसको और दूर तक लेके गए। और दूर तक लेके गए तो हमें वर्क डन और करना पड़ेगा, और वर्क डन करना पड़ेगा मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में सेपरेशन कितना आ गया? 2L। कितना आ गया? 2L। अब बताओ कि इस नेगेटिव को यहां से उठा के यहां तक वर्क डन कितना करना पड़ा? वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बोले? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब बताओ, अब ये बताओ क्या इस नेगेटिव के ऊपर फोर्स कितना लगा? फोर्स कितना लगा? तो आप क्या बोले? फोर्स लगा हमारा माइनस का QE। समझा दिए? क्यों? ये नेगेटिव क्यों? चार्ज, और E इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है ना फील्ड के अंदर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है? QE। डिस्प्लेस कितना किया हमने इस नेगेटिव को? LL 2L। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? कितना डिस्प्लेस कर दिया? 2L। तो हमारे पास Q इंटू 2L सबको पता होता क्या है? Q इंटू 2L होता क्या है? क्या होता है Q इंटू 2L? तो आप बोले P। क्या होता है? P माइनस का PE। ये बात समझ आ रही है? ये क्या आ गया हमारे पास? वर्क डन। और यही वर्क डन इसके अंदर किसकी तरह स्टोर हो जाएगा? एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? P डॉट E। क्लियर है बात? पोटेंशियल एनर्जी, देखो डॉट क्यों लिखा है मैंने? डॉट का मतलब क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर एनर्जी, एनर्जी इज अ स्केलर। तो P डॉट का मतलब कौन सा प्रोडक्ट है? कॉस प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? कॉस प्रोडक्ट है। तो उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे? ये P वेक्टर डॉट में E वेक्टर। पता है ना P भी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी, E भी कैसी है? वेक्टर। बट एनर्जी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है? माइनस में P वेक्टर डॉट में E वेक्टर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला बोलना चाहो तो क्या लिखोगे? PE cos थीटा। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये वर्क डन से भी जो मेरे पीछे पढ़ा है ना वहां से भी निकल रहा है ये फॉर्मूला। ठीक है, पर मैं आपको खाली एक चीज बताना चाह रहा था, क्या? कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के लेके आए, फिर एक नेगेटिव चार्ज को पकड़ के लेके आए, तो जब ये फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है ना,
फील्ड की डायरेक्शन का मतलब क्या है, फील्ड और पी के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो उस केस में इसके पास क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है माइनस पीई। ये बात समझ आती है, क्लियर है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा क्या, कि जब डाइपोल रखा होता है ना फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसके पास क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है पीई। क्लियर है। अब मैं कर रहा हूं बेटा इसको रब, अब हम पढ़ेंगे इसके बिल्कुल मेन से कंसेप्ट, ठीक है, जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब डाइपोल रखा होता है फील्ड की डायरेक्शन में, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमेशा ध्यान रखना कितनी होती है माइनस पीई होती है। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बेटा ध्यान से। एक स्टैंडर्ड कंडीशन मान ली कि डाइपोल कैसे रखा रहेगा फील्ड के अंदर, एज इट इज रखा रहेगा, ठीक है, ऐसे रखा है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताना। तो आप क्या बोलोगे, डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी माइनस पीई, कितनी थी माइनस पीई एनर्जी थी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि वर्क डन बताओ कितना करना पड़ा, वर्क डन जब ये ऐसे ही रखा था, वर्क डन अभी इससे पहले पढ़ा था हमने पोटेंशियल एनर्जी से, जब डाइपोल ऐसे ही रखा था फील्ड की डायरेक्शन में, तो आपको ध्यान है ना अभी वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी से जस्ट पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था पीई 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर है बात। जब मैं बात करूंगा 0 डिग्री की, 0 तो कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा इसी पोजीशन में रहने के लिए, तो आप क्या बोलोगे वर्क डन करना पड़ेगा 0। क्लियर है। अगर मैं कह दूं कि एंगल हो गया 90 डिग्री, एंगल हो गया 90, कोस 90 0, तो पीई, तो इस केस में इसको घूम के इस पोजीशन में आने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा प्लस का पीई। क्लियर है बात, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि एंगल कितना 180, एंगल कितना आ गया 180 आ गया, ठीक है। 180 कोस 180 कितना था -1 था, माइनस माइनस कितना आ गया था प्लस का 2pe। क्लियर है। और जब हम इसकी बात करेंगे कितने की 270 की, जब हम किसकी बात करेंगे 270, तो कितना आ जाएगा प्लस का pe आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देखो हम अलग अलग कंडीशन पढ़ते हैं, हम क्या निकालते हैं टोटल वर्क डन। किसकी बात करेंगे हम, इसके टोटल एनर्जी की, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। सबसे पहले इस कंडीशन के अंदर बताओ, तो आप क्या बोलोगे वर्क डन 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी माइनस पी, तो इसके बाद टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस पीई। ये बात समझ आती है कि एक डाइपोल जो रखा है फील्ड के अंदर इस कंडीशन में, तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे माइनस पीई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि जब हम किसकी बात करने लग रहे हैं 90 डिग्री की, 90 डिग्री की डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे, तो इसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कैसा है डाइपोल जो है उसके परपेंडिकुलर है, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी इस कंडीशन में, इसके पास कितनी आएगी 0। तो ध्यान से देख लेना इस कंडीशन में इसके पास 0 एनर्जी नहीं होती, किस कंडीशन में है इस कंडीशन में, जब 90 डिग्री के ऊपर है ना उस केस के अंदर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल के पास वो कितनी है 0 है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन कौन सी आएगी 180 वाली। 180 के अंदर आप क्या देखोगे इसके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास प्लस का पी। क्लियर है बात। 270 में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 0। क्लियर है बेटा, ध्यान से देखना, हमने टॉर्क का कंसेप्ट पढ़ा, हमने वर्क डन का कंसेप्ट पढ़ा, हमने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा, हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा। क्लियर है। इस केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई, इस केस में कितनी है 0, इस केस में कितनी है पीई, इस केस में कितनी है 0 है। क्लियर है। और वर्क डन अलग अलग है, ध्यान से देखना, इस केस में वर्क डन 0 करना पड़ रहा है, इस केस में वर्क डन मैक्सिमम करना पड़ रहा है। ठीक है। इस केस में वर्क डन कितना है प्लस का 2pe है, और इस केस में वर्क डन कितना है प्लस का pe है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, सारा का सारा कंसेप्ट किसका था, हमारा लास्ट टॉपिक था ये। ठीक है, सेकंड यूनिट का। अब मैं आपके पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन भेजूंगा बेटा सारे। ठीक है, आपको क्या करना है कि आज और कल सारे के सारे वो सॉल्व करने हैं। क्लियर है। और जो डाउट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे जरूरी है बेटा, पता है ना कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ध्यान से, ये 0 डिग्री के ऊपर वर्क डन, ये 90 पे, ये 180 पे, ये 270 पे। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा कंसेप्ट किसका हो गया, डाइपोल का कंप्लीट हो चुका। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, डाइपोल का नेचर पढ़ा। एक चीज का और भी ध्यान रखना बेटा, किस चीज का ध्यान रखोगे
ये टॉर्क के कंसेप्ट के अंदर था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, पीई साइन थीटा। क्लियर है बात, ठीक है। थीटा के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू चेंज होने लग रही थी, टॉर्क की वैल्यू। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या बोले, वो यूनिफॉर्म बोले। क्या बोले, यूनिफॉर्म। हो सकता है डाइपोल हमारा रखा ये रहा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डाइपोल है, माइनस से प्लस, ठीक है, और ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल कितना फॉर्म होने लग रहा है, थीटा। क्लियर है। वो ऐसा भी बोल सकता है माइनस और ये प्लस। वो ऐसा भी बोल सकता है कि डाइपोल है ना, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन क्या होने लगी है, इंक्रीज होने लग रही है। फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होने लग रही है, इंक्रीज होने लग रही है अलोंग दी फील्ड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ फील्ड कैसी है, कम स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ फील्ड कैसी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ फील्ड कैसी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो पहले हम क्या करने लगे थे, फील्ड इज यूनिफॉर्म। जब फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में फोर्स बताना कितना, तो आप क्या बोले, यहाँ पे लग जाएगा प्लस का QE, और यहाँ कितना लग जाएगा, माइनस का QE। क्लियर है बात, ठीक है। तो नेट फोर्स बताना तो आप क्या बोले, प्लस QE माइनस QE इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सिर्फ डाइपोल क्या करेगा, घूमेगा। बताया था मैंने आपको, दो टाइप के इक्विलिब्रियम बताए थे। कौन कौन से बताए थे, एक तो रोटेशनल वाला बताया था इक्विलिब्रियम, और दूसरा कौन सा था, लीनियर इक्विलिब्रियम वाला बताया था। ठीक है, जब सिर्फ रोटेशनल होने लग रहा है, जब सिर्फ रोटेशन होने लग रही है, तो हमने क्या बोला था, कौन सा इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, लीनियर इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि लीनियर फोर्स कैसे स्टेबल है, जितना इस साइड 5 न्यूटन उस साइड -5, तो सिर्फ क्या होगी, रोटेशन होगी। क्लियर है बात। सेकंड केस में मैंने क्या बोला था, सिर्फ ये लीनियर चलने लग रहा है। लीनियर का क्या मतलब है कि जितना 5 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा था, ठीक है, और 5 न्यूटन अपवर्ड, लेकिन हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे अप और डाउन भी कैसे थे, बराबर थे, तो सिर्फ और सिर्फ कैसे जाने लग रहा था, ये सीधा जाने लग रहा था। तो इसको हमने क्या बोला था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कि रोटेशन मोशन के जो भी फोर्स है ना वो सारे किसमें स्टेबल है, इसलिए रोटेशन का इफेक्ट नहीं है। क्लियर है बात। कौन सा मोशन हो रहा है हमारा, लीनियर मोशन हो रहा है, और इस केस में रोटेशनल मोशन होगा, तो हमने क्या बोला था, कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये लीनियर इक्विलिब्रियम है। क्लियर है। अब मैं आपको क्या कहने लग रहा हूं कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म दे। अगर वो बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना यहाँ वीक है यहाँ स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, ज्यादा, और ये फोर्स कैसा है, कम है। ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर है, नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, ये सिर्फ घूमेगा नहीं, घूमने के साथ साथ आगे भी जाएगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास क्या आएगा, नेट फोर्स भी आएगा, ये 7 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, इसका मतलब ये आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है बात, ठीक है। अगर वो कह दें क्या फील्ड शुरू में स्ट्रॉन्ग है और बाद में वीक है, शुरू में यहाँ फील्ड कैसी है, ज्यादा, और यहाँ कैसी है, कम है, तो उस केस के अंदर आप क्या बताओगे कि नेट फोर्स यहाँ 7 न्यूटन, यहाँ 5 न्यूटन, तो आपकी बात फोर्स कैसा लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लग रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। अगर बोले यूनिफॉर्म फील्ड है ना, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है, लीनियर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अदरवाइज इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा। तो ये सारा का सारा हमारा किसके बारे में था, डाइपोल के बारे में पढ़ा हमने इस पूरे पार्ट के अंदर। ठीक है, पहले डाइपोल के कारण फील्ड निकाली थी, ठीक है, उसके बाद इसके कारण क्या निकाला, टॉर्क। क्या निकाला कि जब हमने डाइपोल को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, टॉर्क की वैल्यू। क्लियर है। उसके बाद वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और ये चीज आपको जो छोटे मोटे टॉपिक के कंसेप्ट थे ये सारे के सारे। तो बेटा ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट। अब इन दोनों पार्ट के आप करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। क्लियर है। उसके बाद हम अपने थर्ड पार्ट के ऊपर पोटेंशियल के ऊपर जाएंगे। अच्छे से पढ़ना बेटा, कल इसलिए आप एक्सरसाइज करना जो मैं आपको दूंगा, और परसों में आपको वीडियो, फिर हम जो भी डाउट वगैरह होंगे वो करेंगे। ओके बेटा, बाय।